कराची के कुछ वीरान इलाकों का अंधेरा हमेशा ही खौफनाक होता है। दिन भर की रोशनी, लोगों का रश और शोर शराबे के बाद जब शाम ढलती है तो गलियों में एक अजीब सी खामोशी और खौफ सा महसूस होता है। घरों के बल्ब जलते हैं, दुकानें बंद होती हैं और शहर के वो इलाके एक खौफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां ना नजर आने वाली मखलूक अपना बसेरा कर रही हो। इसी शहर के एक किनारे पर एक ऐसी जगह भी है जहां ज्यादा लोग जाने से घबराते हैं। ये जगह एक कब्रिस्तान है जो कराची से कुछ किलोमीटर दूर है और दिन के वक्त भी इसका नज़ारा अजीब और खौफनाक होता है। पत्थर की पुरानी कब्रें जिस पर आज भी ऐसे नक्श बने हैं जैसे किसी ने अभी बनाए हों। वहाँ की हवाओं में और वहाँ के माहौल में एक अजीब सा खौफ है। और रात को जब चांद बादलों के पीछे छुप जाए तो ये मकबरे और भी खौफनाक हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया कराची के 5 दोस्तों का है जिनका नाम समी, दानिश, असद, फैजान और शहरियार है, जो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे और काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी समी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सुना है चौकंडी का कब्रिस्तान बहुत हॉन्टेड है, क्यों ना आज रात को चैलेंज करें और वहाँ चलें। तभी दानिश ने फौरन कहा, पागल है क्या, लोग कहते हैं वहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं और रात को वहाँ जाना सख्ती से मना है। असद, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, उसने हंसकर कहा, अरे भाई सब कहानियां हैं, पैरानॉर्मल कुछ नहीं होता। अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो मैं समी के साथ चले जाता हूँ। तभी फैजान और शहरियार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उन्हें अपने दोस्तों को मना करना ठीक नहीं लग रहा था। शहरियार ने कहा, ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन एक शर्त है, हम सब वहां रात को 2 बजे चलेंगे, तभी असली हॉन्टेड जगह पे जाने का मजा आता है। सबने हंस के कहा, ठीक है, फैसला हो गया। और रात के 1:30 बजे सब दोस्त समी की गाड़ी में बैठकर शहर की रोशन गलियों से दूर होते गए। गाड़ी में पहले सब हंसी मजाक कर रहे थे, तेज आवाज में गाने चल रहे थे और सब खुश थे। लेकिन जैसे जैसे वो शहर से निकलकर एक वीरान रास्ते पर आए तो वहां की खामोशी और अंधेरा उन्हें एक अजीब सा खौफ महसूस करा रही थी। रोड के दोनों तरफ सूखे हुए दरख्त और उन दरख्तों के साए जब जमीन पर पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई लंबे हाथों वाली परछाइयां उनके साथ चल रही हों। तभी शहरियार ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यार मजाक अपनी जगह, लेकिन आज की ये रात काफी अजीब लग रही है। समी ने हंस के कहा, भाई डर गए हो क्या, चिल मार, अभी तो असल मजा आना है। रात के 2:05 हुए और गाड़ी कब्रिस्तान के गेट के पास रुक गई। ये गेट लोहे का बना हुआ था और इस पे जंजीरें बंधी हुई थी। गेट का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को अंदर जाने के लिए रास्ता दे रहा हो। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। चांद की रोशनी हल्की सी थी, लेकिन बादल बार बार उससे छुपाए जा रहे थे। सब दोस्त जब अंदर गए तो पहली ही दफा दिल में अजीब सी घबराहट हुई। हवा का झोंका चल रहा था जो कब्र के पत्तों से टकराकर दिल में एक खौफ पैदा कर रहा था। कब्रें लंबे पत्थरों से बनी हुई थी जिन पर नक्श आज भी बिल्कुल तरोताजा बने हुए थे। दानिश ने धीरे से कहा, भाई ये नक्श देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान की आंखें रखी हुई हो। मुझे लगता है ये कब्रें हमें देख रही हैं। फैजान ने टॉर्च निकालकर कब्र पर रोशनी डाली। वहां एक पत्थर पर एक तलवार और एक शील्ड बनी हुई थी और नीचे नक्श बिल्कुल जैसे इंसान के चेहरे जैसा बना हुआ था। रोशनी पड़ते ही ऐसा लग रहा था वो नक्श मुस्कुरा रहा हो। शहरियार का रंग पीला पड़ चुका था। घबराते हुए कहा, भाई टॉर्च बंद करो, अजीब लग रहा है। सब चुप हो गए, सिर्फ हवा की आवाजें और दूर से जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी।
सब एक पुरानी कब्र के पास बैठ गए। सभी ने मजाक उड़ाया। लो भाई, अब देखते हैं कि कौन कौन सी कब्र हॉन्टेड है। मैं तो बैठ गया हूँ। वो एक पत्थर पर बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। बाकी भी उसके पास आकर एक दायरा बनाकर बैठ गए। कुछ देर बाद सब खामोश हो गए और उस खामोशी को महसूस करने लगे। अचानक अंधेरे में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबके कान के पर्दे फट गए हों। फैजान ने टॉर्च ऑन की, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं। समी ने जोर से कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। फिर कुछ देर बाद एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उस आवाज में एक गरज थी, एक खौफ था। वो आवाज उनसे ये कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बिल्कुल उनके कानों के पास आकर कहा। दानिश घबराहट के मारे वहां से चिल्लाकर उठा और भागने लगा, और सब उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे। टॉर्च जमीन पर गिर गई थी। बड़ी मुश्किलों से वो लोग गाड़ी तक पहुंचे। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गाड़ी स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन खौफ से गाड़ी उनसे स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। बिलाखिर उन्होंने एक सुकून की सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की, और वो सब वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग गए। और उस रात के बाद उन पांचों ने कसम खाई कि कभी चौखंडी के कब्रिस्तान वापस नहीं जाएंगे। गाड़ी शहर के रास्तों पर तेज रफ्तार से चल रही थी। समी के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। शहरियार बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई गाड़ी का पीछा कर रहा हो। दानिश खौफ के मारे आयतल कुर्सी पड़े जा रहा था, और फैजान बार बार एक ही बात किए जा रहा था, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचाए। जब वो लोग अपने घरों के पास वापस आए तो सबने फैसला किया कि अब कभी इस वाकये के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करेंगे। जो हुआ उस बात को हमेशा के लिए दफना देंगे। अगली सुबह जब दानिश की आंख खुली तो घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके कमरे की हवाओं में बहुत भारीपन है। उसने सोचा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से ऐसा लग रहा है। मगर रात को जब वो सो रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेड के नीचे उसका बेड हिला रहा हो। पहले तो उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन फिर अचानक उसे वही औरत की आवाज सुनाई दी जो उसे कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दानिश चिल्लाते हुए उठा और अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके माँ बाप उस कमरे में आए और उसे कहा, बेटा क्या हुआ? लेकिन दानिश उन्हें कुछ बता नहीं पा रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। और दूसरी तरफ शहरियार एक रात अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी चल रही थी। उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा तो स्क्रीन पे गेम बंद हो चुका था, और मॉनिटर में एक औरत का चेहरा नजर आया जिसने सफेद चादर ओढ़ी हुई थी, और वो चादर पूरी खून से भरी हुई थी। अचानक उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें देख रही हूं। शहरियार चिल्लाया और मॉनिटर बंद कर दिया, लेकिन जब उसने स्विच ऑफ किया तब भी मॉनिटर के ग्लास में वो औरत का चेहरा नजर आ रहा था। असद, जो सबसे ज्यादा हौसले वाला था, उसने कहा था कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब एक बकवास है। लेकिन रात के वक्त जब वो अपनी बैल्कनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था तो उसे अपने सामने वाली गली में एक सफेद परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके घर की तरफ आ रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई औरत होगी, लेकिन जैसे ही वो परछाई लाइट के करीब आई तो असद की रूह तक कांप गई थी। उस औरत का सर नहीं था, बस वो चादर ओढ़े चले जा रही थी। असद ने जैसे ये मंजर देखे वो वहीं बेहोश हो गया। समी, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, अब खुद सबसे ज्यादा परेशान था। एक रात जब वो अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ कोई और कमरे में दाखिल हुआ हो।
बस वो खामोशी से जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके ब्लैंकेट पर चल रहा हो, और फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। समी जोर से चिल्लाया और ब्लैंकेट हटा कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधों पर किसी के नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसके कंधे को बहुत जोर से नोचा हो। फैजान ने सबको कहा था यह सिर्फ एक थकावट की वजह से है, लेकिन एक रात उसे अपने कमरे में एक आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। उसने जब खिड़की से देखा तो उसकी खिड़की के बाहर एक कब्र खोदी हुई थी, और उस कब्र में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेटा हुआ है, और वही चीखने की आवाज जो चौखंडी के कब्रिस्तान में उसने सुनी थी। और वो चीख की आवाज बहुत जोरदार थी। फैजान ने चीख कर अपने माँ बाप को बुलाया, और उन्होंने जब आकर देखा तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, और अब पांचों की जिंदगी अलग अलग खौफ में मुबतला होने लगी थी। उनकी जिंदगी अब बदलने लगी थी, और सबको लग रहा था कि चौखंडी के कब्रिस्तान जाने का जो उनका फैसला था, या उन्होंने वहां जाकर जो तजुर्बा किया, अब वो उनका पीछा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, वो औरत कौन थी और उसकी आवाज क्यों उनको परेशान करती थी। रात के वाक़ये गुजर चुके थे, लेकिन अब दिन भी दोस्तों के लिए चैन से गुजारना मुश्किल हो गया था। हर एक के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। दानिश ने एक दिन ग्रुप कॉल की और कहा, भाई मुझे लगता है हम सबके साथ एक ही चीज हो रही है, मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। सबने हामी भरी। वो सब समी के घर इकट्ठा हुए। समी ने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पे काफी थकन है। भाई मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। रात को कोई मेरे कमरे में आता है, ब्लैंकेट पर चलता है, और कल तो मेरे कंधे पर खून लगा हुआ था। शहरियार ने फौरन कहा, बस करो यार, मेरे साथ भी वही आवाजें होती हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन में वो औरत का चेहरा मैं कैसे बताऊं कितना खौफनाक था वो। लेकिन उस वक्त असद चुपचाप बैठा सिगरेट पिए जा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने बिना सर वाली औरत देखी है, मैं अब तक उसे याद करके कांप जाता हूँ। तभी फैजान ने बोला, कल रात को मैंने एक खुली हुई कब्र देखी और उसमें से वही औरत निकल रही थी। कुछ देर के लिए सब दोस्त खामोश हो गए। दानिश ने घबरा कर कहा, वो आवाज जो चौखंडी में सुनी थी, अब ऐसा लगता है कि वो हम सबको फॉलो कर रही है। शहरियार ने मशवरा दिया कि हमें किसी बुजुर्ग आलिम के पास जाना चाहिए। उन्होंने कराची के एक मशहूर पीर साहब का नाम सुना हुआ था जो पैरानॉर्मल चीजें देखते थे। जब वो उस बाबा के डेरे पर गए तो डेरा काफी पुराना था। चारों तरफ धुआं, अगरबत्तियों की खुशबू और दरवाजों पर तावीज लटक रहे थे। उन बुजुर्ग बाबा की दाढ़ी सफेद थी और उन्होंने बिल्कुल ढीले और लंबे कपड़े पहने हुए थे। पहले तो वो उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, आ गए तुम, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उनकी ये बात सुन के सब हैरान हो गए। समी ने कहा, आपको कैसे पता था? बाबा ने कहा, तुमने एक जगह पांव रखा है जहां इंसानों का दाखिला मना है, वो मुकाम जहां कब्रें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि रूहों का असर है। दानिश ने घबराकर कहा, बाबा हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां गए थे, लेकिन हमसे गलती ये हुई कि हमने उस जगह का मजाक उड़ाया, मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। बाबा ने बड़े धीमे लहजे में कहा, तुमने जिस औरत की आवाज सुनी है वो कोई इंसान नहीं, वो उस चौखंडी कब्रिस्तान की एक रखवाली थी। तुम लोगों ने उसे परेशान किया है, इसलिए अब वो तुम्हारे पीछे लग चुकी है। उस वक्त बाबा ने एक आयत पढ़ी और समी के चेहरे की तरफ फूंक दिया। समी ने हिचकिचाकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, वो रूह तुम्हारे अंदर तक दाखिल हो चुकी है, अगर जल्दी इलाज ना किया तो वो एक एक करके तुम सबको अपनी तरफ खींच लेगी। शहरियार ने कांपते हुए पूछा, बाबा कोई रास्ता निकालें।
बाबा ने कहा, रास्ता है लेकिन आसान नहीं। तुम्हें वापस चौखंडी के कब्रिस्तान जाना होगा। वहां उस रूह से समझौता करना होगा, वरना वो तुम्हें ना चैन से जीने देगी और ना चैन से मरने देगी। ये सुनकर सब काफी घबरा गए। सब दोस्तों ने इस बारे में काफी सोचा, लेकिन उन्हें काफी डर लग रहा था और घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हर दिन उनके लिए अजाब बनता जा रहा था। आखिर में समी ने कहा, भाई जो होगा देखा जाएगा, हम सब साथ जाएंगे। वही कब्रिस्तान, रात के 2 बजे। अगर वहां की रूहों को चैन देना है तो हमें ये तकलीफ उठानी होगी, वरना हमारी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो रही है। सबने इकट्ठा होकर कहा, यह फैसला ठीक है। हम सब वापस उस जगह जाएंगे जहां से उनकी बर्बादी शुरू हुई थी। रात का वक्त था। घड़ी में 1:45 हो रहे थे। समी की गाड़ी दोबारा उसी रोड की तरफ जा रही थी, मगर इस दफा माहौल बिल्कुल अलग था। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी था। तभी शहरयार ने कहा, भाई मुझे लगता है हम पागलपन कर रहे हैं। असद ने कहा, पागलपन सही, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त बाहर का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। जब गाड़ी कब्रिस्तान के गेट पर रुकी तो लगता था जैसे सारी दुनिया से ये जगह अलग हो चुकी है। गेट उसी तरह आधा खुला हुआ था, लेकिन इस दफा वहां की जंजीरें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन जंजीरों को जोर जोर से हिला रहा हो। लेकिन वहां कोई रूहें नहीं थी, वो सिर्फ हवा से हिल रही थी। समी ने गाड़ी बंद की और सब गाड़ी से उतर गए। उस वक्त सबके हाथ में टॉर्च थी। अंदर जाते ही हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे मिट्टी, खून और पुराने गोश्त के जलने की बदबू हो। फैजान ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। असद ने अपनी टॉर्च ऑन की और उन्होंने देखा कि एक कब्र के ऊपर सफेद सी धुंध बनी हुई है, जैसे कोई वहां से उठ रहा है और वो धुआं आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर शहरयार का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने कहा, यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे ही वो कब्र के पास गए, उस धुंध से एक औरत का चेहरा नजर आने लगा। वो चेहरा जो शहरयार ने अपने मॉनिटर में देखा था, वही चादर जो खून से भरी हुई थी। उसने एक गरजती हुई आवाज में कहा, तुम लोग फिर आ गए। उन सब के कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन समी ने हिम्मत की और जोर से कहा, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी बेअदबी नहीं करनी चाहिए थी। उस रूह ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माफी, जो मेरी नींद तोड़ कर गया उसे मौत के सिवा माफी नहीं मिल सकती। अचानक हवा में एक तूफान सा पैदा होने लगा। उनकी टॉर्च खुद ब खुद बुझ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां की उस एनर्जी ने उनकी टॉर्च की सारी बैटरी खींच ली हो। उस अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि साए उनके इर्द गिर्द घूम रहे हों। किसी ने फैजान का हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। फैजान ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो मुझे। दानिश ने काफी कोशिश करने के बाद उसे छुड़ाया, लेकिन सबको अपने पास एक अजीब सी दुनिया महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनको छू रहा हो या कोई उनको अपनी तरफ खींच रहा हो। अचानक आसपास की कब्रों से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तभी एक बड़ी सी कब्र से उन्हें चिल्लाने की आवाज आई, मैं यहाँ का रखवाला हूँ, तुम लोगों ने मेरी कब्र तोड़ने की कोशिश की है। सब हैरान हो गए। असद ने जोर से कहा, तुम कौन हो? उस धुंध से एक जोरदार आवाज गूंजी, मैं हूं जिसे यहाँ जिंदा दफन किया गया था। ये सुनकर सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक समी को बाबा के वो अल्फाज याद आए कि रूह से समझौता करना होगा। उसने फौरन जेब से बाबा का दिया हुआ ताबीज निकाला और कब्र पर रख दिया। देखो, हम तुम्हें आजादी देने आए हैं, हमें माफ कर दो। उस वक्त वो धुन
जोर से चीख मारकर पीछे हट गई और वो धुआं अब लाल रंग का हो चुका था। कब्रिस्तान की जमीन ऐसा लग रहा था जैसे हिल रही है। जमीन के अंदर से कैद कब्रों के चीखों की आवाजें आ रही थीं। फैजान ने जोर से सूरा यासीन पढ़ना शुरू की। शहरियार और दानिश भी उसके साथ मिलकर जोर जोर से पढ़ने लगे। जैसे ही कुरान की आयत गूंजने लगी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माहौल में एक खामोशी पैदा होने लगी है। लेकिन वो धुआं अभी भी उन्हीं के सामने खड़ा हुआ था और फिर वो धुन बनकर हवा में घुलने लगा। कब्रिस्तान का माहौल अब जैसे थम सा गया हो। हवा रुक चुकी थी। कब्रिस्तान एकदम खामोश हो गया था और कुछ देर के बाद वो टॉर्च खुद ब खुद ऑन हो गए थे। तभी वो दोस्त अपने कपड़े झाड़ते हुए एक साइड पर खड़े हो गए। उनकी सांसें फूल रही थी। समी ने धीरे से कहा, भाई लगता है अब उनसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगे तो उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। धीमी आवाज में लेकिन बहुत साफ आवाज थी, हम फिर मिलेंगे। वो सब वहीं रुके, लेकिन इस दफा किसी ने हिम्मत नहीं की कि वापस मुड़कर देखे। वो भागते हुए गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ निकल गए। सब दोस्त अब शहर की तरफ वापस आ गए थे और ऐसा लगता था कि जैसे वो हादसात, वो वाकयात और वो खौफ, वो सब पीछे ही रह गए हैं। लेकिन उनके दिलों में वो रात का मंजर हमेशा के लिए छप चुका था। किसी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ खामोशी सुनाई दे रही थी। तभी शहरियार ने कहा, भाई लगता है कि इस मुसीबत से जान बच गई। फैजान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं तो सोच रहा था वहां से जिंदा नहीं आएंगे। लेकिन समी के दिल में अब भी वो आखिरी आवाज गूंज रही थी कि हम वापस आएंगे। अगले दिन सब अपने अपने घर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी। शहरियार दोबारा अपने कंप्यूटर पर एडिटिंग कर रहा था। फैजान ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। असद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया था और दानिश और समी भी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहने लगे थे। लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। हर एक के साथ अब भी कुछ ना कुछ अजीब होता था। शहरियार को रात को मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में अक्सर उस औरत का साया महसूस होता था। फैजान के कमरे में ऐसा लगता था कि जैसे कोई कब्र खोद रहा हो। समी जब भी गाड़ी चलाता तो उसे ऐसा लगता कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ उसे देख रहा है। सब समझ गए थे वो उनका पीछा आज भी कर रही है। एक रात सब फिर मिले। समी ने कहा, भाई हमें लगता है वो हमसे दूर नहीं हुई है, लेकिन अब भी वो हमारे साथ है। दानिश ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, वो अपनी बात कर कर गई थी, याद है, हम फिर मिलेंगे। शायद हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अलग हुए थे। फैजान ने घबराती हुई आवाज में कहा, तो इसका मतलब अब वो जिंदगी भर हमारे साथ जुड़ी रहेगी। और फिर सब खामोश हो गए। असद ने कहा, कब्रिस्तान की रूहों से समझौता मुमकिन नहीं होता है। हमने सिर्फ वक्त खरीदा है। एक ना एक दिन सबको अपनी तरफ वो खींच लेगी। ये कहकर वो वहां से उठकर चले गए। उस रात के बाद दोस्तों की मुलाकातें कम होती गईं। हर कोई अपनी जिंदगी में उलझता गया, लेकिन हर एक को एक ही चीज सताती रही, चौखंडी की वो रात। कुछ महीनों बाद एक खबर अखबार में छप गई। जवान लड़का असद अपने कमरे में मरा हुआ मिला। चेहरे पर ऐसे खौफनाक निशान थे जैसे किसी ने उसको बहुत बुरे तरीके से नोचा हो। उसके दोस्तों ने जब ये खबर पढ़ी तो काफी गमज़दा हुए। लेकिन अब भी कभी कभी अगर रात के 2 बजे किसी के चौखंडी के कब्रिस्तान का रुकने का कोई इरादा हो और वो वहां जाके हवाओं में एक अजीब सा खौफ महसूस करे, तो कहते हैं कि वो रूह अब उसके पीछे है और वो उससे यही कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जिंदगी में हम कभी कभार ऐसे तजुर्बे जरूर करते हैं, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये तजुर्बे हमें हमारी मौत की तरफ ले जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।